नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज आपके बीच आज के इस एपिसोड में फिर उपस्थित हो चुके हैं। आज के इस सेशन में आज का सेशन है, हम पिछले सेशन में हिंदी साहित्य को शुरू कर दिया था और हिंदी साहित्य में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी हमने आपको दी थी। आप सब पिछले वीडियोस को देखिए, क्रम से सारे वीडियोस को देखिए, आपको सारे अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। क्रम से प्लेलिस्ट आपकी बन रही है, हर वीडियो विषय की आप प्लेलिस्ट में शुरू से वीडियो देखिए, सारे सीरियल से आपके प्लेलिस्ट बन रहे हैं। आप सब वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, हमें लाइक शेयर कमेंट से मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए, मुझे आत्मबल बढ़ाइए मेरा। आप सब इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पर पोस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक ग्रुपों में आप इसे शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुँचा दीजिए। अपने सभी दोस्तों को, परिचितों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को गंगा अकेडमी को शेयर करके लिंक को आप सभी को गंगा अकेडमी पर परिवार बनाइए। आप सभी लोग एकजुट होकर गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल करते ही बगल घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आपका वीडियो छूटने न पाए, आपका तैयारी का क्रम टूटने न पाए। आप वीडियो नोटिफिकेशन देखकर वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती लाइए, अपनी तैयारी में मजबूती लाइए। चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम सीधे आज के टॉपिक में आज जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने पिछले सेशन में आधुनिक आर्य भाषा का हेडिंग डलवाया था और आज इसमें आधुनिक आर्य भाषा से हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आप सब हेडिंग डालिए, आधुनिक आर्य भाषा। हेडिंग डालिए, आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा कब से कब था, आपको मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था। आधुनिक आर्य भाषा 1000 एडी से 1500 एडी तक इसका समय काल था। 1000 एडी से 1500 एडी तक, और इस 1000 से 1500 एडी को हम क्या, ये 1000 एडी जो था से 1500 एडी के बीच के काल को हम प्रारंभिक काल कहते हैं। हम प्रारंभिक काल कहते हैं। आप सब भी कॉपी पेन पे अपने लिखते जाइए और वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को मजबूती लाइए। चलिए, पहला 1000 एडी से 1500 एडी के बीच के काल को आधुनिक आर्य भाषा में प्रारंभिक काल कहा गया है और अगला है मध्यकाल। ये कब से कब था, यहाँ 1500 एडी है तो ये 1500 एडी लिख लीजिए, और 1500 एडी से 1800 एडी, 1500 एडी से 1800 एडी के बीच के काल को मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल। और अगला है 1800, यहां समाप्त हुआ था तो 1800 यहां शुरुआत में लिखेंगे। 1800 एडी से कब तक, तो लिखेंगे अब तक, यानी वर्तमान तक। ये है आपका आधुनिक काल। इसको आप लिख लीजिए, आधुनिक आर्य भाषा का हेडिंग डालकर
इसको आप सब लिख लीजिए। आपसे कोई पूछे आधुनिक आर्य भाषा में प्रारंभिक काल कब से कब था, तो 1000 एडी से 1500 एडी तक प्रारंभिक काल का समय था। और मध्यकाल का समय आधुनिक आर्य भाषा में कब से कब था, तो आप बताएंगे यहाँ 1500 एडी से 1800 एडी तक। और आधुनिक आर्य भाषा में आधुनिक काल कब से कब था, तो 1800 एडी से अब तक का समय ये आधुनिक काल कहा गया है। इसको आप सब लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम अगली हेडिंग आप सभी को लिख डलाएं। चलिए अगली हेडिंग आप सब लिखिए, हिंदी की व्युत्पत्ति। हिंदी की व्युत्पत्ति। हिंदी की व्युत्पत्ति हेडिंग डाल के आप सब लिखेंगे हिंदी की व्युत्पत्ति। और हिंदी की व्युत्पत्ति के हेडिंग डालकर आप सब एक नाम लिखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या थे, तो इनके बारे में लिखिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी की व्युत्पत्ति में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का क्या अहम रोल है, इसको आप सब लिख लीजिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के आगे आप लिखिए इसमें लिखिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग सबसे पहले प्रयोग हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर हम पूछें कि किसने किया था, तो आप सब लिखेंगे हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग आप लिखेंगे निशीथ चूड़ी ने किया था। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, निशीथ चूड़ी ने किया था। इसको आप सब लिख लीजिए, निशीथ चूड़ी ने किया था। इसमें हम आपसे कहें कि आप सब इतना लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं, फिर हम अगले इरेज करके लिखते हैं। आप सब लिख लिए होंगे, आधुनिक आर्य भाषा का प्रारंभिक काल था 1000 एडी से 1500 एडी तक। आधुनिक आर्य भाषा का मध्यकाल का समय था 1500 एडी से 1800 एडी तक। और आधुनिक काल आर्य भाषा का आधुनिक काल कब से कब था, तो 1800 एडी से अब तक का समय था। हिंदी की व्युत्पत्ति अगली हेडिंग डालिए और इसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का नाम लिखिए और इन्हीं में लिख लीजिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग निशीथ चूड़ी ने किया था। ये किसने कहा था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा कि हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप लोग लिखेंगे हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था निशीथ चूड़ी ने किया था। किसके अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार।
यहाँ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के आगे के अनुसार भी लिख सकते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग निशित चूड़ी ने किया था। इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम इसको करते हैं इरेज। आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। आपसे हम कहें कि आप लिखिए हिंदू, हिंदू। ये हिंदू किस भाषा का शब्द है? तो आप सब लिखेंगे हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जिसे हम आप सब हिंदू को आप सब कहीं लिखते जैसे है हिंदी, हिंदी, हिंद, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ये हिंदी, हिंद, हिंदुस्तानी आप सब। और ये हिंदू, हिंदी नाम हिंदू से ही मिला है। हिंदू नाम हिंदी जो आपका ये है, ये हिंदू से ही मिला है। और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू का जन्म कहां से हुआ है? तो आप लिखेंगे हिंदू का जन्म सिंधु से हुआ है। सिंधु, सिंधु से हिंदू का जन्म, इनका जन्म माना जाता है। मीन्स हिंदू का जन्म सिंधु से माना जाता है। आप इसको लिख लीजिए। और सिंधु कौन सा शब्द है? आपसे पूछें कि ये सिंधु कौन सा शब्द है, तो सिंधु आपका संस्कृत शब्द है। आप इसको भी समझ लीजिए। सिंधु शब्द संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है। अब इसी में आगे लिखिए, एक नाम लिखिए, एक लोगों का लिख लीजिए नाम सफरुद्दीन, सफरुद्दीन यजदी, सफरुद्दीन यजदी एक नाम है, इसको लिख लीजिए। और सफरुद्दीन यजदी में आप लिख लीजिए, इन्होंने 1424 में क्या लिखा था? जफरनामा लिखा था। जफर, आपसे कोई पूछे कि जफरनामा कब लिखा गया था, तो आप बताएंगे 1424 में जफरनामा लिखा गया था। किसने लिखा था? यही सफरुद्दीन यजदी ने लिखा था। आपके परीक्षा में यहाँ से सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि जफरनामा कब लिखी गई थी, तो वहाँ आप ऑप्शन देखिएगा, 1424 को देखकर आप वहाँ टिक लगा दीजिएगा। या आपसे पूछेगा 1424 में जफरनामा किसने लिखा था, तो वहाँ आप सफरुद्दीन यजदी मारेंगे। इस प्रकार से आप सफरुद्दीन यजदी में आप लिख लीजिए 1424
में 1424 में जफरनामा लिखा गया था। 1424 में जफरनामा लिखा गया था। 1424 में ये जफरनामा लिखा गया था। किसने लिखा था? सफरुद्दीन यजदी ने लिखा था। इसमें जफरनामा में एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा कि इसमें सबसे पहले हिंदी का प्रयोग इसी में किया गया था। सबसे पहले हिंदी का प्रयोग इसी में किया गया था। किसमें किया गया था? जफरनामा में किया गया था। जफरनामा कब लिखा गया था? 1424 में लिखा गया था। 1424 में जफरनामा किसने लिखा था? सफरुद्दीन यजदी ने लिखा था। ये आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियोज को कई बार देखिएगा, आपके दिमाग में अपने आप रट जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। 2-4 बार लगातार आप देख लीजिएगा, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपके दिमागों में कंठस्थ हो जाएगा। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहिए तो हम बोल दें, जिससे आपको कहीं दिखने में प्रॉब्लम हो तो आप का कहीं प्रॉब्लम ना होने पाए। ये हिंदू लिखिए। हिंदू आपसे कोई पूछे कौन सी भाषा का शब्द है तो फारसी भाषा का शब्द है हिंदू। जैसे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी। ये हिंदी आपका हिंदू से निकला है और ये हिंदू सिंधु से जन्म इनका माना जाता है। सिंधु संस्कृत भाषा का शब्द है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है सिंधु कौन सी भाषा का शब्द है। सिंधु वहाँ संस्कृत भाषा का शब्द आप मारेंगे। आपसे पूछा जाता है जफरनामा कब लिखा गया था तो जफरनामा 1424 में लिखा गया था। किसने लिखा था? सफरुद्दीन यजदी ने लिखा था। सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया था तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग जफरनामा में किया गया था। जफरनामा 1424 में सफरुद्दीन यजदी ने लिखा था। इतना आप लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम जल पीते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। चलिए लिखिए, आपसे कोई कहा कि हिंदी नाम देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने किया था। हिंदी नाम देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने किया था तो वहां आप ऑप्शन में कहीं अमीर खुसरो का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर टिक मार दीजिएगा। इसको आप लिख लीजिए। अमीर खुसरो का नाम लिखिए और इनमें
आगे लिख लीजिए, हिंदी नाम देने में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी नाम देने में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी नाम देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो वहाँ आप सब अमीर खुसरो को लगाएंगे। आप समझ जाइए, हिंदी नाम देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? अमीर खुसरो का। आप इसको लिख लीजिए। अब आगे आप सब लिखिए, अमीर खुसरो के बाद आपकी आती है लिपि। अब लिपि में आप जान लीजिए, हम लिपि पर चलते हैं और लिपि में लिख लीजिए, मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह अपनाए जाते हैं, मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह अपनाए जाते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय कामता प्रसाद गुरु का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो आपकी जो लिपि है, लिपि में आप लिखिए, मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह हमें अपनाए जाते हैं, उस चिन्ह का श्रेय किसको जाता है? उन्हीं का नाम लीजिए, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु को जाता है। आप सब कहीं बुक पढ़ते होंगे तो किसी बुक में आप ये चीज पढ़े होंगे कि कुछ आपको गुक में लिखी हुई चीजें आपसे मिलती हैं और वहाँ लिखी हुई में कामता प्रसाद गुरु के जगह पे कामता प्रसाद गुरु न लिखकर वहाँ बुक में आपको मिला होगा का पा गु। आपको शॉर्ट फॉर्म में कि कामता के जगह का पराग मात्रा का शॉर्ट फॉर्म में का लिख दिया गया, पा लिख दिया गया, गु लिख दिया गया। तो ये का पा गु का मतलब होता है यही कामता प्रसाद गुरु। आप डाउट में वहां न फंसिएगा। ये का पा गु का मतलब कामता प्रसाद गुरु है। मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह अपनाए जाते हैं उसका श्रेय किसको दिया जाता है, किस पर जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को जाता है। ये आप लिपि हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। अब हम बताते हैं भारत में लिपि कुल कितनी हैं। भारत में कुल लिपियों की संख्या कितनी है आप समझिए। भारत में कुल 3 लिपि, भारत में कुल 3 लिपि प्रचलित है। इसको आप सब लिख लीजिए। भारत में लिपियों की संख्या 3 है। भारत में कुल जो प्रचलित लिपि है उनकी संख्या 3 है। आप इसको लिख लीजिए। भारत में कुल 3 लिपि प्रचलित है। कौन कौन सी लिपि प्रचलित है आप इसको भी लिख लीजिए। पहला लिखेंगे आप सिंधु लिपि।
मैंने आपको अभी सिंधु के बारे में बताया कि सिंधु किस भाषा का शब्द है, तो आप वहां सिंधु संस्कृत भाषा का शब्द आपको अभी अभी मैंने बताया था। तो पहला लिपि आप सिंधु लिपि लिख लीजिए, दूसरा लिपि आप लिख लीजिए खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, और तीसरा वाली लिपि को लिख लीजिए ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ये सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये भारत में 3 ही लिपि प्रचलित है। यही 3 लिपि जो है यही भारत में प्रचलित है, सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। आपको जब हम इतिहास पढ़ाना शुरू करेंगे तो वहाँ भी आपको सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि पर हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ लिखिए भारत में कुल लिपियों की संख्या कितनी प्रचलित है, तो आप जानिए 3 लिपि प्रचलित है भारत में। पहला सिंधु लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि और तीसरा है ब्राह्मी लिपि। आप ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ चीज जान लीजिए। जैसे ब्राह्मी लिपि आपका जो है ये 2 भागों में लिख लीजिए। एक को लिख लीजिए दक्षिणी शैली, ब्राह्मी लिपि में एक लिपि लिख लीजिए दक्षिणी शैली और दूसरी वाली में ब्राह्मी लिपि में लिख लीजिए उत्तरी शैली, उत्तरी शैली। ब्राह्मी लिपि में पहला दक्षिण शैली और दूसरा उत्तरी शैली लिख लीजिए। दक्षिण शैली में आप लिखेंगे, दक्षिण शैली में क्या आता है, तो दक्षिण शैली में आपका तेलुगु आ जाएगा, तमिल आ जाएगा, कन्नड़ आ जाएगा। मीन्स जो दक्षिण में जो भाषा प्रयोग किया जाता है वही आपका दक्षिण में, और उत्तर वाले क्षेत्र में उत्तर वाली लिपि आएगी। जैसे देवनागरी उत्तरी शैली में आएगा। यहाँ दक्षिणी शैली में आप इतना लिख लीजिए, आपका तेलुगु आएगा, तमिल लिख लीजिए इसी में, और इसी में दक्षिण शैली में ही कन्नड़ भी लिख लीजिए, ये कन्नड़ लिख लीजिए। अब इस और उत्तरी शैली में आप लिखेंगे देवनागरी, देवनागरी लिख लीजिए। उत्तरी वाले शैली में आप देवनागरी लिख लीजिए, और देवनागरी में आप लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। आपसे कोई पूछे देवनागरी लिपि का प्रयोग किसने किया था, तो देवनागरी का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप इतिहास में पढ़े होंगे, या हम आगे जब इतिहास आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको बताएंगे कि उत्तरी शैली में देवनागरी को सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, गुजरात का एक शासक था। आप सब आर्यभट्ट के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम इतिहास जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको इसकी जानकारी पुनः देंगे। आप इसी में उत्तरी शैली में देवनागरी को लिख लीजिए, देवनागरी में लिख लीजिए कि इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग, देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग, देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग या इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात शासक, गुजरात शासक कौन था,
जयभट्ट, जयभट्ट ने किया था, देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात शासक जयभट्ट ने किया था। इसको आप लिख लीजिए। और दक्षिण ब्राह्मी लिपि में आप दो वर्ग में बांट दीजिए, एक दक्षिणी शैली, दूसरा उत्तरी शैली। ब्राह्मी शैली में लिपि में दक्षिणी वाले शैली में आप लिख लेंगे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आता है, और उत्तरी वाली शैली में आप देवनागरी लिख लीजिए। और देवनागरी में आप लिख लीजिए एक लाइन कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात का शासक जयभट्ट ने किया था। आप इसको लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लीजिए। तो हम आपको अब आगे बताते हैं एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी। चलिए इतना लिख लीजिए। थोड़ा सा हम जल पीते हैं। हम आपको निकाल करते हैं, आप लिख लीजिए। हिंदी नाम देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। मूल ध्वनि के लिए जिस चिन्ह को अपनाए जाते हैं उनका श्रेय किस पर जाता है? कामता प्रसाद गुरु को जाता है। ये आप लिपि हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। और भारत में कुल कितनी लिपि हैं? आप लिख लीजिए। भारत में कुल 3 लिपि प्रचलित है। पहला सिंधु लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि और तीसरा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में 2 वर्ग में बना लीजिए, एक को दक्षिणी शैली, दूसरी को उत्तरी शैली। दक्षिण वाली शैली में आप तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिख लीजिए, और उत्तरी वाली शैली में देवनागरी लिख लीजिए। देवनागरी में आप एक लाइन लिख लीजिए, इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात का शासक जयभट्ट ने किया था। आप इसको लिख लीजिए। अब हम इरेज करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं। आप सब लिख लिए होंगे। चलिए मैं आपको इसके आगे एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप प्राइमरी में जब आप पढ़ाई को शुरुआत किए होंगे तो वहां आपको एक चीज पढ़ाई गई होगी। आपके कापी में जो आपको किताब मिलती है पढ़ने के लिए, वहां आप लिखा हुआ भी देखे होंगे, जैसे का खक्का कक्का किक्की कुक्कू केके कंको कंका खक्खा किक्की खुक्खू खेंखे खोखा। इसी प्रकार से गा से घा से हर वर्णमाला में प्रत्येक का इस प्रकार से लिखा हुआ आप पाए होंगे। वही आप लिख लीजिए कि ये 12 खड़ी जो हैं इनको कौन दिया था। तो वहाँ आप जानिए कि 12 इसको खड़ी कहते हैं, और ये खड़ियों की संख्या 12 है, और ये 12 खड़ियों को कौन दिया था? आप लिखिए सावरकर बंधु ने दिया था। तो वहाँ सावरकर बंधु लिखकर आप लिख लीजिए सावरकर बंधु। सावरकर बंधु ने दिया था ये 12 खड़ी। 12 खड़ियों को किसने दिया था? सावरकर बंधु ने दिया था। ये 12 खड़ी कौन कौन सी होती है? जैसे हम का को ले लें, हम ज्यादा डिटेल पूरा एक एक को नहीं बताते हैं, हम एक का बता दिए। जैसे का हम बता दिए,
हम इसी प्रकार से खा का भी रहेगा, गा का भी रहेगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना नहीं महत्वपूर्ण है, बस आप इतना जान लीजिए कि ये 12 खड़ियों को दिया था किसने? सावरकर बंधु ने दिया था। हम खड़ी, ये 12 खड़ी को हम का को ले लेते हैं, जैसे का बड़ा आ, की, के, कै, खो, को, कौ, कं, का। यही आपका 12 खड़ी है। इसी को सावरकर बंधु ने दिया था। इसी प्रकार से खा का भी बन जाएगा, गा से भी बन जाएगा, चा से भी बन जाएगा, छा से भी बन जाएगा, ता से। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक का बनेगा। अब आपको हम बता दें कि ये का, की, के, कै, को बता दें। जैसे ये आपका पहला वाला का को हम ले लेते हैं, ये दूसरे वाले का पर आठ मात्रा का को ले लेते हैं, का पर छोटी एक मात्रा की, का पर बड़ी एक मात्रा की। इसको हम आपको समझा देते हैं, कैसे इसका उपयोग किया जाता है वर्णमाला में। तो हम आपको जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हम आपको इसकी जानकारी दिए थे। आप पिछले वीडियोस को देखिए, समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी आपको कहीं किसी प्रकार का जरा सा भी डाउट अगर मिले, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम आपको पुनः समझाने के लिए तैयार रहूँगा। हम आपका जब तक आपको प्रॉब्लम होगी तब तक हम आपको समझाऊंगा। बस आप पढ़िए और चैनल पर सपोर्ट और प्यार बनाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कर लीजिए और इसे लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्रेरित करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर अपने फ्रेंड सर्किल में सभी जगह इसे लिंक को शेयर करके आप सभी एकजुट होकर शेयर कर दीजिए और एकजुट होकर इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए। चलिए, जैसे यहाँ जो का है, मैंने आपको बताया था कि हर स्वर और व्यंजन में डिफरेंस बताया था वर्णमाला में पढ़ाते समय कि स्वर अब बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन में बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोले नहीं जाते हैं। हर व्यंजन में कोई ना कोई स्वर समाहित रहता है, सहायता लेनी ही पड़ती है। तो जैसे ये का पे कोई मात्रा नहीं है, तो का पे कोई मात्रा नहीं है, तो इस का को हम व्यंजन में ये हलंत आप लगा रहता है और इस हलंत का मतलब इसमें आ जुड़ा हुआ है, तो अब ये का बन जाएगा। व्यंजन में जो हलंत लगा है इसका मतलब कोई ना कोई स्वर इसमें समाहित है, तो का प्लस छोटा आ, मात्रा नहीं है कोई, तो छोटा आ होगा, तब का बनेगा। अब यहाँ का पर 8 मात्रा का है, तो मात्रा है, तो का में आपका बड़ा वाला आ जुड़ा का सहायता लिया गया है। इस प्रकार से बन गया का पर 8 मात्रा का। यहाँ आपका का की में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा का में जो की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, इस प्रकार से ये बना है की। और यहाँ का में बड़ी ई की मात्रा है, तो का प्लस बड़ी ई लिख लीजिए और इस प्रकार से बन जाएगी की। ये मैंने आपको वर्णमाला जब पढ़ा रहा था तो वहां भी आपको इस पर
आपको परिचय कराया था। इतना आप सब लिख लीजिए। का में छोटा आ जुड़ेगा तो का बनेगा, का में बड़ा आ जुड़ेगा तो का पर मात्रा का बनेगा, का में छोटी ई जुड़ेगा तो का पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, और का में जब बड़ी ई की सहायता होगी तो का पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। इतना आप सब लिख लीजिए। हम इसके आगे अब बढ़ते हैं। एक चीज लिख लीजिए आप सब, जैसे एक चीज लिख लीजिए, मैंने आपको वर्णमाला जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पंचमाक्षर की चर्चा किया था। पंचमाक्षर में क्या होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। इसी प्रकार से चा, छा, जा, झा, या। इसी प्रकार से ता, ठा, ता, ठा, ये पा, फा, बा, मा, सभी में आपका यहाँ जो पांचवें वाले स्थान पे जो आता है इसी को पंचमाक्षर कहा जाता है और कुछ नहीं है। यही पंचमाक्षर है। जो पांचवें नंबर पे पंचमाक्षर है, जो पांचवें क्रम में है हर श्रृंखला में, का वाले में जो पांचवें नंबर पे है, चा वाले पे, इस प्रकार से पांचवें में जो है उसी को पंचमाक्षर कहा जाता है। और ये पंचमाक्षर किसने दिया था, तो आप लिखेंगे श्याम सुंदर दास ने दिया था। तो ये पंचमाक्षर जो है, जैसे पहले वाले का वाले में पंचमाक्षर क्या है, आड़ा है, अंगा है, और चा वाले में पंचमाक्षर इया है, और अड़ा आपका भी पंचमाक्षर आ जाएगा, ना भी आपका पंचमाक्षर आ जाएगा, मा भी आपका पंचमाक्षर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अड़ा, इया, अंगा, ना, मा, ये आपके पंचमाक्षर में आते हैं। और जो इया आप बोलते हैं तो इया आपका अनुस्वार का, कहीं ना कहीं इसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो ये जो अनुस्वार आपका है, अनुस्वार को ये ऊपर जो बिंदी होता है यही आपका अनुस्वार है। तो ये किसने दिया था, पंचमाक्षर के साथ साथ अनुस्वार को किसने दिया था, तो इसको आप लिख लीजिए श्याम सुंदर दास ने दिया था। श्याम सुंदर दास ने दिया था। श्याम सुंदर दास ने दिया था। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। आपको हम फिर से निकाल कर देते हैं, आप सब एक एक को लिख लीजिए। 12 खड़ी चुक्का का की के को कंका, खखा खिखी खेंखे खो खो खंखा, गग्गा गिग्गी। इस प्रकार से आपके जो 12 खड़ी का प्रयोग होता है, इसे सावरकर बंधु ने दिया था। सावरकर बंधु ने दिया था। जैसे, और ये हर व्यंजन में कोई ना कोई स्वर की सहायता होती है। जैसे इसका में छोटा आ की सहायता मिला, यहाँ बड़ा आ की सहायता, यहाँ छोटी ई, यहाँ बड़ी ई, यहाँ ए, यहाँ ऐ, यहाँ ओ, यहाँ औ, यहाँ अनुस्वार आपका आ गया, यहाँ आपका। इस प्रकार से ये अनुस्वार जो आपके यहाँ आए, कंक में आपका अनुस्वार आया ना, यहाँ भी आपका। तो ये अनुस्वार और ये पंचमाक्षर को किसने दिया था, आप लिखेंगे श्याम सुंदर दास ने दिया था। इतना आप सब लिख लीजिए। फिर हम अगली हेडिंग दिलाते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा जल पी लें।
चलिए हम आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं। अगली हेडिंग डालिए राजभाषा। अगली हेडिंग आप सब डालिए राजभाषा। और राजभाषा अगर हम आपसे कहें कि भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, तो आप सब बताएंगे भारतीय संविधान के 17वें भाग में है। सॉरी, राजभाषा भारत के संविधान के भाग 17वें में है, अनुच्छेद 343 से 351 में है, 343 से 351, अर्थात 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक राजभाषा की चर्चा की गई है। कहाँ की गई है? भारतीय संविधान में की गई है। भारत का संविधान जहाँ से देश का संचालन किया जाता है, सारे नियम कानून वहीं पे हैं। उसी के अनुसार आपकी जो भी सरकार आप चुनते हैं देश में, प्रदेश में, वो सरकार आपके देश में, आपके प्रदेश में भारत के संविधान के अनुरूप ही शासन चलाती है। तो 343 से 351 में के अनुच्छेद में भारत के संविधान में राजभाषा की चर्चा की गई है। भाग अगर हम आपसे पूछें तो भाग 17वें में राजभाषा की चर्चा की गई है। इसको आप लिख लीजिए। राजभाषा भाग 17 में लिख लीजिए, भारत के संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा की चर्चा की गई है। भारत के संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा की चर्चा की गई है भारत के संविधान में। ये आपका इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजभाषा भारत के संविधान में किस भाग में के अंतर्गत आता है, तो वहां आप भाग 17 जहां देखिए टिक मार दीजिएगा, काला कर दीजिएगा, सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। आपसे पूछा जाता है राजभाषा भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वहाँ 343 से 351 के अनुच्छेद में आती है। इस पर टिक मार दीजिएगा। आपसे हम कहें कि राजभाषा भारत के संविधान में 17वें भाग में आता है और अनुच्छेद 343 से 351 में 51 अनुच्छेद में आता है। तो इसमें हम आपको बता दें राजभाषा में भारत के संविधान में कुछ संशोधन हुआ था। उस संशोधन पे भी सवाल पूछा जाता है। हम उस संशोधन पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सा संशोधन हुआ था राजभाषा में भारत के संविधान में, तो आप लिखिए 21वां संविधान संशोधन एक हुआ था, दूसरा 71वां संविधान संशोधन हुआ था और तीसरा 92वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 21वां संविधान संशोधन में कौन सा संशोधन हुआ था, 71वें में कौन सा संशोधन हुआ था
और 92वां संविधान संशोधन में क्या संशोधन हुआ था, इस पर हम जानकारी आप सभी को देते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए। 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप लिख लीजिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें क्या संशोधन हुआ था? इसमें आप लिख लीजिए सिंधी आपकी एक भाषा है जो कि 15वीं भाषा बनी थी। सिंधी भाषा 15वीं भाषा बनी थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को बनाया गया था। सिंधी को 15वीं भाषा सिंधी को बनाया गया था। कौन सा संशोधन करके? 21वां संविधान संशोधन 1967 करके। अगला लिखिए 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप लिख लीजिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। और इसमें क्या हुआ था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या परिवर्तन हुआ था? आप लिखिए 3 भाषा इसमें और जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा भारत के संविधान में और जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली, आप लिख लीजिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को आपका भारत के संविधान में जुड़ा था। किस संशोधन के अंतर्गत? 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। आप इसको नोट कर लीजिए, रख लीजिए। ये आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो वहां आपसे इस प्रश्न पर मुलाकात जरूर होगी। लिख लीजिए, दावा है हमारा, 100% गारंटी है, इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट लिखकर भी इसको लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप लिख लीजिए 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ था? तो इसमें 4 भाषाएं जुड़ी थी। कौन कौन सी जुड़ी थी? आप इसको लिख लीजिए। पहला 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो जुड़ा था। लिख लीजिए बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। ये चारों भाषाएं जो भारत के संविधान में जुड़ी थी, ये 92वां संविधान 2003 करके जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आपका
71वां संविधान संशोधन 1992 में जुड़ी थी और 15वीं भाषा सिंधी को बनाया गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के। इस लाइन को आप सब लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में 100% आएगा, आप लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, हम रिकॉल कर देते हैं। भारत के संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा की चर्चा की गई है। भारत के संविधान में सिंधी को 15वीं भाषा बनाया गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में और 71वां संविधान संशोधन संविधान में किया गया 1992 में। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था और 92वां संविधान संशोधन 2003 में करके बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली को जोड़ा गया था। इसको आप ये तीनों नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। हम साइड में हो गए हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए आप सब लिख लीजिए, ठीक है, आप सब लिख लिए होंगे। हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले सेशन में हम इसके आगे आपको फिर लेकर बहुत जल्द आएंगे। आपका अगला सेशन इसी के आगे अगली एपिसोड के रूप में हम फिर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन करता हूँ, यही बार बार गुजारिश करता हूँ कि गंगा एकेडमी के इस चैनल पर आप सब अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। आपके सपोर्ट या और प्यार पर ही सब कुछ यहाँ संभव है। आपका सपोर्ट प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम आपके लिए और भी इससे बेहतर बेहतर वीडियो हम आपके लिए देते रहेंगे, हर विषय के देते रहेंगे। पूरी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से कराएंगे। किसी भी विषय के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं एक पैसे फीस देकर कहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। आप सभी अपने घर से, अपने चारपाई पे बैठे बैठे, सोते जागते, टहलते घूमते, खाते पीते आप गंगा एकेडमी के वीडियोस को में फुल कोर्स आपकी पड़ी होगी। आप उसको देखिए, पूरा फुल कोर्स आप कंप्लीट कीजिए, तैयारी को बेहतर कीजिए। हर क्लास का आप पीडीएफ भी देख कर पढ़िए। कहीं किसी भी कोर्स के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप चाहे सपोर्ट और प्यार बनाकर चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। बेल को ऑल पे सेट करके करेंगे तो हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आपका वीडियो छूटेगा नहीं, आपका क्लास छूटेगा नहीं। वीडियो तुरंत तत्काल देख के अपनी तैयारी को बेहतर करके परीक्षा को क्रैक करेंगे, परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, एक नौकरी अचीव करेंगे, जिससे आपके परिवार में खुशी मिलेगी और आपके परिवार में नौकरी मिलने पर खुशी मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। आप सभी बस इतना कर दीजिए कि गंगा एकेडमी के वीडियोस को, चैनल को, लिंक को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे जहां भी आप सक्रिय हैं, आप वहां हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आप सभी अपने परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों को, सभी को आप सभी गंगा एकेडमी वीडियोस को, लिंक को शेयर करके उन सभी को भी दे दीजिए और आप सभी एकजुट होकर गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे जो भी वीडियो पब्लिश हो। आप सभी इतना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। हम आने वाले दिनों में संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी, फुल कोर्स के साथ सब कुछ निःशुल्क रूप में हर विषय
की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप सब पढ़िए। पीडीएफ भी हम आपको देंगे। आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी, पुलिस, एसआई, लेखपाल, कानूनगो, प्यट, अधीनस्थ इत्यादि सभी वनडे एग्जाम की तैयारी हम यहाँ से करवाएंगे। और आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो आने वाले दिनों में हम सिविल सर्विसेज में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, निबंध सभी की पूरी कंप्लीट क्लास देंगे। पूरा कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। पीडीएफ भी हम आपको देंगे क्लास नोट्स की। आप सभी प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे तो हम यहाँ आगे और आएंगे। टीजीटी, पीजीटी के सारे संपूर्ण विषय की तैयारी हम कराएंगे। पूरा कंप्लीट पीडीएफ हम आपको देंगे। आगे केबीएस, नवोदय सभी शिक्षक भर्ती की हम तैयारी यहाँ से करा के आपकी तैयारी सिलेक्शन दिलाने में एक सार्थक प्रयास करूँगा। आपका प्यार सपोर्ट बनता रहेगा। चैनल पर आप सब बढ़ते रहेंगे। परिवार की संख्या में आप सब वृद्धि करते रहेंगे। आप सब निरंतर आप सब चैनल से जुड़ते रहेंगे तो हम इंजीनियरिंग फील्ड में भी आएंगे। वहाँ आईटीआई, आईआईटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी भी कराएंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराएंगे। बस आप सभी चैनल पर प्यार सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट से हमें मोटिवेट करें, प्रेरित करें। हमारा आत्मबल बढ़ाइए, हमारा हौसला हमें दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा आत्मविश्वास जगाते रहिए। हम आपके लिए निरंतर बेहतर से बेहतर एपिसोड, बेहतर से बेहतर वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपकी पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी कंप्लीट होती रहेगी। इतना आप सब करते जाइए। बाकी हम आपको किसी भी विषय के लिए, किसी भी कोर्स की तैयारी के लिए आपको कहीं किसी शहर में भगना नहीं पड़ेगा। कहीं कमरा लेकर आपको अनावश्यक पैसा खर्च करके तैयारी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। किसी कोचिंग में आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर से पूरी हर कोर्स की तैयारी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप कर सकेंगे। ठीक है, हम आपको इसके आगे अगली एपिसोड लेकर आपके सामने फिर आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।